कार आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अप्रैल का महीना आज खत्म हो गया और मई की शुरुआत से पहले पुतिन ने अमेरिका को डराने वाला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू भी कर दिया। इस वक्त नेटो के हर देश की नजर मॉस्को पर टिक गई है। मई के महीने में पुतिन ने यूक्रेन पर 5वीं दिशा से हमले का ये पूरा प्लान बनाया है। बताया दरअसल ये जा रहा है कि ये ऐसा हमला होगा, ऐसा खतरनाक हमला जिसके बाद ज़ेलेंस्की को यूक्रेन छोड़कर भागना ही होगा, नहीं तो बाइडेन भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे। पुतिन ने नेटो के टैंकों को उल्टा टांगना शुरू कर दिया है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसने बाइडेन और पूरे नेटो गैंग में 100 डिग्री सेल्सियस वाली दहशत फैला दी है। लेपर्ड टैंक मॉस्को में लटकाया जा रहा है, यूक्रेन के टैंक लटकाए जा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर अमेरिका से मिली M777 तोप तक मॉस्को का यह चौराहा इस वक्त नेटो के तबाह किए गए हथियारों का म्यूजियम बन चुका है। यूक्रेन की जमीन पर लड़ने पहुंचा जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड अब रूस की सड़कों पर ऐसे घसीटा जा रहा है। नेटो के बड़े हथियार जिनको पुतिन ने जहन्नुम रसीद किया है, उनमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका के एब्रम्स टैंक का है। इसमें ब्रिटेन का सबसे खतरनाक चैलेंजर टैंक है। इसमें जर्मनी का मेन बैटल टैंक लेपर्ड भी है। इसमें अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट भी है। इसमें अमेरिका की तोप M777 भी है। इसमें अमेरिका के हिमार्स मल्टी बैरल सिस्टम भी है। रूस से लड़ने पहुंची नेटो की इन मशीनों का अंजर पंजर, हर कलपुर्जा पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है और साथ में एक्सपोज हुई है 32 देशों वाली नेटो पावर। базовое шасси является семейство Абрамс М1А1. पुतिन ने अकेले पूरे पश्चिमी मोर्चे को यूक्रेन में खदेड़ कर रख दिया है और अब नेटो के ये हथियार रूस की पब्लिक को दिखाने के लिए मॉस्को की नुमाइश में रखे गए हैं। День что-то обновлять, что-то новое, поэтому приходим вот посмотреть. इससे पहले युद्ध के शुरुआती दौर में वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी राजधानी कीव में ऐसी ही नुमाइश रखी थी। रूस के तबाह हुए टैंकों और तोपों को कीव के चौराहे पर दिखाया गया था। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बेइज्जत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। यूक्रेन के युद्ध में नेटो ने खुलकर ज़ेलेंस्की का समर्थन किया है। लगातार हजारों करोड़ के हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए नेटो देशों में लगातार युद्धाभ्यास हो रहा है, लेकिन पुतिन डरे नहीं और अब हालात ये है कि 1/4 यूक्रेन रूस के कब्जे में जा चुका है। इस वक्त नेटो के सामने यूक्रेन की मदद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। यूक्रेन के दलदल में अमेरिका समेत पूरा नेटो पूरी तरह से फंस चुका है। At the Washington summit in July, I expect leaders will agree to a greater NATO role in coordinating security assistance and training for Ukraine. I believe we also need a major multi-year financial commitment to sustain this support, to demonstrate that our support to Ukraine is not short-term and ad hoc, but long-term and predictable. This would send a clear message to Moscow. They cannot win and they cannot wait us out.
पुतिन ने यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए उसके उत्तरी शहर खार्किव पर चढ़ाई शुरू कर दी है और यहां जनवरी में हुए एक मिसाइल हमले को लेकर यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात बताई है। इस हमले में रूस ने उत्तर कोरिया के हॉटसॉन्ग 11 सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने रूस को अपनी हॉटसॉन्ग मिसाइल सप्लाई की थी और फिर पुतिन ने यही मिसाइल यूक्रेन पर फायर कर दी। नाटो में दहशत इस बात की है कि इस मिसाइल हमले से पहले पुतिन उत्तर कोरिया गए थे और अब उसके सामने रूस के साथ साथ एक और नई ताकत है जिससे लड़ना आसान नहीं होगा। हॉटसॉन्ग सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल जिससे यूक्रेन पर हमला हुआ उसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और यह मिसाइल टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है। Moscow, Beijing, Tehran and Pyongyang must not believe that they can get away by using force. They must understand that democracies are strong, that we have staying power and that we stand for our values. That is why Ukraine's fight is so important. You fight not only for yourselves, but for the freedoms we all treasure. So let me say from the bottom of my heart, thank you so much to Ukraine. मॉस्को की नुमाइश से बाइडेन और अमेरिका की बहुत बेइज्जती हो रही है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को ऑर्डर दिया है कि वो अब अमेरिका के दिए हुए एब्रम्स टैंक को फ्रंट से हटा लें। यूक्रेन को अमेरिका ने 31 एब्रम टैंक्स दिए थे। अब रूस ने इनमें से 5 टैंक फोड़ डाले हैं, यानी पूरी तरह तबाह कर दिए हैं। इस खबर ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका का सबसे पावरफुल टैंक रूस के खिलाफ नाकाम साबित हुआ है, या कहें कि एब्रम्स टैंक्स यूक्रेन के युद्ध में फेल हो चुका है। इसी वजह से अमेरिका ने ऑर्डर दिया है कि यूक्रेन उसके बाकी एब्रम्स टैंक लौटा दे। एक टैंक ने बाइडेन की इतनी बड़ी बेइज्जती करवा दी कि अमेरिका ने टैंक वाली पावर डबल करने की बजाय यूक्रेन से अपने टैंक हटाने का ही फैसला कर लिया। इसकी बड़ी वजह बने हैं रूस के किलर ड्रोन, जो एक शिकारी की तरह यूक्रेन के ठिकानों का शिकार कर रहे हैं। फिर चाहे वो कोई अंडरग्राउंड बंकर हो या फिर चलता फिरता बंकर, यानी टैंक या कहें कोई बख्तर बंद गाड़ी। अमेरिका चीन से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अमेरिका उत्तर कोरिया से डरा हुआ है और अब ईरान को लेकर उसका नया डर इजराइल में साफ देखा जा रहा है। दरअसल ईरान ने हिजबुल्लाह को अपनी एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल सप्लाई की थी। अब उसी मिसाइल ने लेबनान इजराइल बॉर्डर पर नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर दागी गई एंटी टैंक मिसाइल। पहला फायर, टारगेट खत्म। दूसरा फायर, टारगेट खत्म। अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इस तरह की लड़ाई अब बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक का रूप ले रही है। हिजबुल्लाह बार बार इजराइल पर हमला कर रहा है। एक बार फिर देखिए पहले 2 हमलों में कौन से टारगेट को किस तरह खत्म किया गया। लेकिन उससे पहले देखिए अटैक हुआ किस मिसाइल से। ये है अल्मास मिसाइल, जो ईरान ने बनाई और फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। अल्मास का मतलब होता है डायमंड, यानी हिजबुल्लाह इजराइल पर डायमंड वाला अटैक कर रहा है। आप इसे इजराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई में ईरान की एंट्री भी कह सकते हैं। अल्मास मिसाइल का कनेक्शन इजराइल की स्पाइक मिसाइल से है।
2006 में हुए इजरायल और हिजबुल्ला के युद्ध में इजरायल की स्पाइक मिसाइल हिजबुल्ला के हाथ लग गई थी। उसके बाद ये मिसाइल ईरान तक पहुंची और ईरान ने तैयार कर ली स्पाइक की हूबहू नकल। अब हिजबुल्ला इसी मिसाइल से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अलमास के हमलों के बाद इजरायल में इसे हिजबुल्ला का डायमंड युद्ध कहा जा रहा है। इसी अलमास मिसाइल से हिजबुल्ला ने पहले माउंट मेरोन पर हमला किया। ये जगह लेबनान इजरायल बॉर्डर पर मौजूद है और यहाँ टारगेट किया आयरन डोम के रेडार को। माउंट मेरोन पर एक ही हमले में बहुत ही सटीक तरह से उसे उड़ा डाला। इसी रेडार से इजरायल हिजबुल्ला के रॉकेट को ट्रैक कर रहा था। दूसरा हमला मनारा में हुआ, जहां इजरायल की गोलानी ब्रिगेड का ठिकाना है। यहीं पर हिजबुल्ला ने टॉप एंगल वाली अलमास मिसाइल से अटैक किया और यहां पर भी टारगेट तबाह कर डाला। ऐसे हमलों से उत्तरी इजरायल में बहुत दहशत है। कब हिजबुल्ला की मिसाइल टकराएगी, कब हिजबुल्ला के रॉकेट गिरेंगे, इजरायल के लोग इसे लेकर काफी दहशत में हैं। Yes, I'm afraid. That's why I've moved away. The war is a joke. Ping pong. They shoot at us, we shoot at them. But it must finish at some point. My feeling is that diplomacy will not help unless they develop some kind of superpower. Maybe it will only end after some serious fighting, much more serious. But it has to finish. कई शहर खाली हैं और अब यहाँ इजरायल के सैनिक रहने लगे हैं। इजरायल की फोर्स कई इलाकों में फैली हुई है और यही अब हिजबुल्ला के टारगेट बन गए हैं। जब से हिजबुल्ला ने अलमास का वीडियो जारी किया है, इजरायल में कहा जाने लगा है कि ईरान अब लेबनान के रास्ते उसको टारगेट कर रहा है। अलमास मिसाइल 3 तरह की होती है। अलमास 1 इसकी रेंज है 4 किलोमीटर। अलमास 2 इसकी रेंज है 8 किलोमीटर। अलमास 3 इसकी रेंज है 16 किलोमीटर। क्योंकि इजरायल के कई शहरों और वहां मौजूद इजरायली सेना लंबी दूरी वाली अलमास के टारगेट पर आ गई है। हिजबुल्ला के कत्यूशा रॉकेट तो पहले ही इजरायली शहर में डर की नंबर 1 वजह बने हुए हैं। We do have our, bag of documents and money and essentials for the situations. We have shelter in our house, so we're just waiting on the ticking bomb. I think from some position, but we try to stay business as usual as much as possible. इजरायल भी बदला ले रहा है और उसने लेबनान के इलाकों में लगातार बम बरसाए हैं। यहाँ चलती हुई कार को मिसाइल से उड़ा दिया गया। ऐसे ही कई और जगहों पर हमला हुआ है, जिसमें हिजबुल्ला की लीडरशिप के बड़े हिस्से को खत्म करने का दावा इजरायल कर रहा है। התוצאות המבצעיות הן מרשימות מאוד. מחצית ממפקדי חיזבאללה בדרום לבנון חוסל. אלה האנשים שהיו אחראים על הפעולה ההתקפית, על הרצון לפגוע באזרחי מדינת ישראל. אנחנו גרמנו לכך שאו שהם מתים או שהם מתחבאים ומפקירים את דרום לבנון לפעולתו של צה"ל שנעשית באופן אינטנסיבי. 2006 में हिजबुल्ला और इजरायल के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजरायल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्ला के 250 लड़ाके समेत लेबनान के 1200 लोगों की मौत हुई थी। हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तस्वीरें निकाल कर लाए हैं, ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इजरायल फिर से लेबनान का वही हाल कर सकता है जो वो इस बार गाजा में कर रहा है। इस वक्त इजरायल लेबनान बॉर्डर के करीब कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान में बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन दहशत इजरायल में भी है। हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है। I'm a little bit concerned because it is an unusual situation. It's the first time that we are in this kind of threat, and I'm a little bit worried. It doesn't concern me, but we are getting prepared because we have 3 kids. So we are aware of the situation and of the dangers, so we do prepare in advance. We have some water, dry food, and things in our house for a couple of days stay without electricity or supermarket or anything.
देखा जाए तो इस वक्त लेबनान और इजराइल के मौत वाले बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। हिजबुल्लाह न सिर्फ अदमास बल्कि ऐसी मिसाइलें फायर कर रहा है जिसके आगे इजराइल के टैंक अपनी तोप रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने निकाली है 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अभी हिजबुल्लाह के पास है। दूसरी है BGM-71 टोप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जाती है। पाकिस्तान की संसद में ही पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान के जिस मौलाना को दुनिया मौलाना डीजल के नाम से जानती है, उसी मौलाना ने कह दिया कि देश चलाना है तो भारत से सीखो। मौलाना डीजल के भाषण ने पाकिस्तान के पीएम